नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स 2022 करंट अफेयर पर डिस्कशन करेंगे, जिसके तहत हम 19 से लेकर 21 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर प्रीलिम्स परीक्षा के मद्देनजर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संस्कृति आईएएस की ओर से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। ये हमारे दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर पर उपलब्ध है। यदि इस टेस्ट सीरीज को आप ऑनलाइन मोड में ऑप्ट करते हैं तो ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप ऑफलाइन सेंटर पर आकर टेस्ट देना चाहते हैं तो एक बहुत मिनिमम फीस हम लोगों ने रखी हुई है। इस टेस्ट सीरीज में देखिए आपको जीएस और सीसेट दोनों के टेस्ट अवेलेबल होंगे और दिल्ली या प्रयागराज किसी भी सेंटर पर आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट है वहां पर जाकर भी आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो देखिए अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में है। देखिए बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि हमारे यहाँ जो पुलिस है वो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है उस रफ्तार से जो है नहीं बढ़ पा रही है और पिछड़ती जा रही है, जबकि आजकल के जो क्राइम्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों को किया जा रहा है। जैसे साइबर क्राइम, ये एक नया आप कह सकते हैं मुद्दा निकल कर आया है। डिजिटली बहुत सारी चीज़ों में फ्रॉड देखने को मिलते हैं। तो इसी के अनुसार हमारी पुलिस को भी मॉडर्नाइजेशन करने की बेहद ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ अभी जो डाटा एंट्री का काम होता है, अपराधियों के जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो अधिकतर मैन्युअली किया जाता है। इसको भी डिजिटल करने की ज़रूरत है। साथ ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच इंफॉर्मेशन का एकदम सीमलेस ट्रांसफ़र हो सके तो इसके लिए सभी सूचनाओं को डिजिटली सेव रखने की ज़रूरत है। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विज़न जो है गवर्नमेंट की तरफ से सोचा गया है और उस विज़न को साकार करने के लिए ये जो आपराधिक न्याय प्रणाली सिस्टम है इसको गवर्नमेंट लेकर आ रही है। समझते हैं ये क्या है। देखिए इसके दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है, मतलब ये ऑलरेडी ही स्कीम जो है कार्य कर रही थी और इसका पहला चरण जो है हो चुका था। अब दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। इससे क्या होगा, ये एक प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाएगा, कन्वर्जेंस जो है किया जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, पूरे देश में जो आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली है उसको बेसिकली क्या है, जो एक साथ लाने वाली हमारी मुख्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है उसको जो है बेसिकली एकीकरण करके शामिल किया जाएगा। ठीक है, मुश्किल लैंग्वेज में नहीं, आसान लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा जो हमारा पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने पे काम किया जाएगा। इतना आप बस समझ लीजिएगा, यही इसका उद्देश्य है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो देखिए एक सर्चेबल डाटा बनाया जाएगा जहाँ पर डाटा जो है जेल से हो या फिर सीसीटीएनएस से हो, ई कोर्ट से हो या फिर आपका जो है एनआईए से हो, सारा का सारा डाटा जो है एक जगह रखा जाएगा। ये सर्चेबल होगा। इससे क्या फ़ायदे होंगे, पहले तो पैन इंडिया सर्च हो सकती है। हो सकता है किसी गिरोह ने तमिलनाडु में कुछ जो है अपराधों को अंजाम दिया हो और अब क्योंकि वहाँ पर उनके प्रति कार्रवाई चल पड़ी है तो अब वो नॉर्थ इंडिया में आके जो है वही काम करने लगे हो। तो नॉर्थ इंडिया की पुलिस को तमिलनाडु वाली पुलिस के साथ एक इंटरऑपरेटिबिलिटी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि पैन इंडिया सर्च जो है आप इस सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, पिलर एनालिटिक्स, आप इससे जो है डाटा को एनालिसिस करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग हो सकती है और वन डाटा वन एंट्री, यानी कि एक बार आपको एंट्री करने की ज़रूरत है डाटा की, उसके बाद वो डाटा सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी
एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं विजन है ये। इसको देखिए 5 पिलर्स पर काम किया जाएगा और पांचों पिलर्स का एकीकरण जो है इसके अंदर होगा। पहला तो क्या, पुलिस यानी कि अपराध और जो आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम है उसके माध्यम से पुलिस को मॉडर्नाइजेशन करना। फिर फॉरेंसिक लैब, उसको जो है ई फॉरेंसिक लैब में बदलना। कोर्ट्स को ई कोर्ट्स में लेकर आना, जो लोक अभियोजन है उनके लिए ई अभियोजन और जेलों के लिए ई जेल की सुविधा लेकर आना। तो एक काफ़ी अच्छा विजन है, अगर ये लागू हो जाता है तो बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। ये जो परियोजना है इसे 2022-23 से 25-26 के दौरान राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसको 3,375 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आवंटित किए गए हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होगी। तो देखिए, जो गृह मंत्रालय है उसके अंदर जो हमारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो है वो काम करेगा। और उसको हेल्प कौन करेगा, तो जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है वो इसको हेल्प करेगा। द हिंदू की न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है इसी न्यूज़ से संबंधित। नेक्स्ट समझते हैं। दूसरा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया, ये बीमारी न्यूज़ में क्यों है। देखिए, बप्पी लहरी का इस बीमारी की वजह से हाल ही में निधन हो गया है। तो थोड़ा सा आपको इस डिजीज़ के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है डिजीज़ और उनसे क्या जो है आप कह सकते हैं कि इन कॉज की वजह से होती है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये नींद के दौरान सांस लेने से संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्लीप होती है वो डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है। तो कई बार जब आप सो के उठते हैं तो आप उतना फ्रेश नहीं फील कर पाते और लॉन्ग टर्म तक अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो है ऑटोमेटिक मोड पर चली जाती है। वैसे भी ब्रीदिंग ऑटोमेटिक ही होती है, बट स्लीप में क्या है, हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं। इसकी वजह से जो एयर पास होता है मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से वो पास क्लियर हो जाता है और एयर का फ्लो जो है अच्छे तरीके से हो पाता है। लेकिन अगर ये एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगे, इसमें कोई बाधा होने लगे, तो बेसिकली इस तरह की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का एक मेन सिम्टम होता है खर्राटे लेना। ठीक है, देखिए ये बीमारी अपने आप में जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर ये बीमारी है तो इसकी वजह से देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आपका सेरेब्रोवास्कुलर विकार है इसके लिए भी ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो है ये बेसिकली क्या है, कोज बन सकता है। ठीक है, देखिए नींद के दौरान शरीर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की एक विधि है जिसको कहा जाता है पॉलीसोमनोग्राफी। इसके माध्यम से इसको जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। एक ही रात में ये प्रक्रिया सैकड़ों बार जो है हो सकती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस तरीके से जो एयर पासेज है उसको जो है स्लीप के अंदर जाने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, भारत संयुक्त अरब अमीरात जो है इनके बीच में एक एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस न्यूज़ को हम अपनी करंट अफेयर की वीडियो में काफ़ी डिटेल जो है डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक हिंट देख लेते हैं। देखिए, यूएई और इंडिया ने एक CEPA यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता इस पर साइन किए हैं। ये एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता होता है, लेकिन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा व्यापक होता है, क्योंकि इसमें और रेगुलेटरी जो प्रावधान होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है और ना सिर्फ गुड्स बल्कि सर्विसेज को भी लेकर यहाँ पर जो है एग्रीमेंट में बातचीत की गई है। ठीक है, ये यूएई का एक मैप दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इस न्यूज़ को हम डिटेल में अपने करंट अफेयर वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें जो है कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए, UNEP की फ्रंटियर्स रिपोर्ट जो है फिलहाल जारी हुई है और इस रिपोर्ट में ट्रिपल ग्रह संकट यानी कि 3 तरह की प्रॉब्लम्स हमारे ग्रह को फेस करनी पड़ रही है, उसकी वजह से किस तरह का एक संकट आ रहा है इसके बारे में बात की गई है। ये जो रिपोर्ट थी ये देखिए पहली बार 2016 में इसने जो है जेनेटिक्स रोगों के बारे में चेतावनी दी थी। ये जेनेटिक्स रोग क्या होते हैं?
पशुओं से मानवों के बीच जब बीमारियों का ट्रांसमिशन होने लगे तो उन डिजीज़ को जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आई थिंक एक बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो देखिए 2016 में इसको क्या है आप कह सकते हैं पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के द्वारा, ठीक है। अब इसने देखिए 3 विषयों के बारे में बताया है। एक है शहरी ध्वनि प्रदूषण यानी कि जो आपका अर्बन नॉइस पॉल्यूशन होता है उसके बारे में, दूसरा जंगल की आग फॉरेस्ट फायर के बारे में चेतावनी दी है, और फिर फेनोलॉजिकल जो बदलाव हो रहे हैं इनके बारे में बताया। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जलवायु परिवर्तन और हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे सामने एक ट्रिपल ग्रह संकट खड़ा करते हैं कि 3 ओर से हमें चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, देखिए रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई है। तो एक तो जो शहरी वातावरण में उसमें वनस्पतियां बढ़ाने की जो है ज़रूरत है, और साथ में जो राजमार्ग हैं, रेलवे के जो रूट्स हैं वहाँ पर शोर करने की जो है शोर को कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो स्वदेशी अग्नि प्रबंधन तकनीक होती है, जो डोमेस्टिक तकनीकें हैं उनको सपोर्ट करने की, उनके बारे में जागरूकता करने की जो है ज़रूरत है। यानी कि जो आप कह सकते हैं ना इंडिजीनियस कुछ तरीके होते हैं जो हम कुछ प्रॉब्लम से लड़ते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करने की इसमें बात की गई है। साथ में बोला गया लंबी दूरी की मौसम भविष्यवाणी यानी कि वेदर के बारे में एक लंबा प्रेडिक्शन आप कर सके ताकि उसके अनुसार स्टेप लिए जा सके, इस तरह की सिफारिश इसने की है। और इसमें जो है उपग्रहों जैसी सुदूर संवेदन क्षमताओं पर यानी कि जो आपकी रिमोट सेंसिंग जो क्षमताएं होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी टोंगा में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो इसकी वजह से टोंगा जो है न्यूज़ में है, ठीक है। देखिए टोंगा का जो दक्षिणी प्रशांत द्वीप था उसमें ज्वालामुखी फट गया, जिसकी वजह से जो प्रशांत महासागर है उसके चारों ओर सुनामी लहरें उठी थी। इससे जो है राख का एक जो प्लम उठा था वो ज्वालामुखी में उठने वाला सबसे ऊंचा प्लम था, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या एक अंडर सी ज्वालामुखी विस्फोट है यानी कि समुद्र के अंदर ये विस्फोट हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ? 2 निर्जन द्वीप है, हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो ये टोंगा आइलैंड है ये बेसिकली पैसिफिक की जो रिंग ऑफ फायर है उस सर्कल में पड़ता है। ये रिंग ऑफ फायर क्या है? देखिए पैसिफिक ओशन को चारों ओर से कवर करती हुई एक लाइन गुजरती है जहाँ पर बेहद ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 प्लेट्स जब आपस में मिलती हैं तो उनकी अपनी जियोग्राफिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो है यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को जो है बढ़ावा मिलता है। इसी को मैप से देखिए दिखाया गया, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर ये पूरा ये कवर करते हुए देखिए और यहाँ पे अर्जेंटीना तक जाती है, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया है पैसिफिक ओशन को घेरता हुआ ये रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए टोंगा ट्रेंच को लोकेट किया गया है जो कि अभी न्यूज़ में है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे प्यूर्टो रिको जो ट्रेंच है वो भी यहीं पर पड़ती है, इसके अलावा जापान ट्रेंच है, फिलीपीन ट्रेंच है, ठीक है, मारियानिस ट्रेंच है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैप में आप एक बार लोकेट कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे तो इजी ही क्वेश्चन आता है, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार परियोजना, जिसका इंग्लिश में नाम है रिवॉर्ड स्कीम। देखिए इसका इंग्लिश में नाम फुल फॉर्म देख लेते हैं, रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो स्कीम है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कर्नाटक और उड़ीसा के द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू किया जा रहा है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वाटरशेड के लिए जो वाटरशेड्स होते हैं उनको बेसिकली इस तरह से प्रबंधित करें कि किसानों को उसका फ़ायदा मिले, ये उद्देश्य इस स्कीम का है, ठीक है। लगभग वर्ल्ड बैंक के साथ 115 मिलियन का जो है समझौता हुआ है जिस पे सिग्नेचर किए गए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो
वाटरशेड प्रबंधन प्रथाएं हैं, अच्छी वाली जो कुछ प्रैक्टिसेस होती है उनको अपनाने की पर बढ़ावा देना। साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, सिंचाई के लिए पानी की कमी होती जा रही है, ठीक है, तो उन सब चुनौतियों से बचने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन किसानों को देना, और साथ में क्या है उच्च उत्पादकता देना और फिर उनकी इनकम को बढ़ावा देना इसके जरिए, ये इस योजना का लक्ष्य है। ये वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं वाटरशेड क्या होता है। देखिए, जब एक एरिया का पूरा पानी बहकर, ठीक है, एक जगह इकट्ठा होके आता है और ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करता है, तो वो सारा एरिया जो वर्षा के उस पानी को इकट्ठा करके लेके आता है उसको वाटरशेड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बारिश हुई, ठीक है, ये पूरा बारिश हो रही है, यहाँ ये जो एक लाइन दी हुई है, इस लाइन के अंदर का जितना भी पानी होगा वो नदी की शाखाओं के द्वारा और मेन नदी के द्वारा एक जगह लेकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे आपके ग्राउंड वाटर एक्वाफायर्स क्रिएट होते हैं। जिस बाउंड्री से उधर का पानी यहाँ नहीं आता, ठीक है, देखिए ये एक पूरी बाउंड्री थी, इसके अंदर का सारा पानी इकट्ठा होकर आ जाएगा, लेकिन इस बाउंड्री से बाहर का पानी कहीं और चला जाता है, उसको वाटरशेड डिवाइड बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अगर हम इसका मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि बारिश के पानी को हम बहुत इफेक्टिवली इकट्ठा कर पाए, तो उसको बेटर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ऐसा करने से एक तो ग्राउंड वाटर में पानी जो है अच्छे से भर जाता है, रिचार्ज हो जाते हैं हमारे एक्वाफायर्स। दूसरा क्या है, किसानों को सिंचाई वगैरह के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। और अगर ये मैनेजमेंट और भी अच्छे तरीके से किया जाए तो मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव की जो समस्या होती है उससे भी किसी हद तक बचा जा सकता है। नदियों में जो पानी कम होता जा रहा है उस समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। और अगर ये सारी चीज़ें हो और प्रोडक्टिविटी साथ में बढ़ जाए तो किसानों की आय में इजाफा भी हो सकता है। समझ गए, क्लियर सी कॉन्सेप्ट थी। आइए देखिए, भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो वेस्ट लैंड है, खराब भूमि है, उसको बहाल करेंगे। साथ में 2023 तक किसानों की आय को कितना करेंगे, दोगुना कर देंगे। आपको कमेंट सेक्शन में ये आंसर करना है कि किसानों की आय को दुगना करने को लेकर क्या कुछ करना चाहिए, ये सिफारिशें किस कमेटी की तरफ से सरकार को दी गई है। अगर आप ध्यान से चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। कमेंट सेक्शन में आप उस कमेटी का नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स चेक करती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद लक्ष्य जीरो डंप साइट। देखिए, शहरों में कचरे का प्रबंधन अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जैसे दिल्ली के गाजीपुर में भी कचरे का एक पहाड़ खड़ा हुआ है, जिस पे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उपराज्यपाल और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनको डांट भी पिलाई गई है। लेकिन अभी भी देखिए समस्या जो कि त्यों है। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया गया था, उसका जो शहरी वाला कंपोनेंट था वो भी शहरों में जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है इस पर ध्यान देता है और सिटीज़ को जीरो डंप साइट घोषित करने पर बात करता है। यानी कि शहरों को कचरा फ्री करने की बात स्वच्छ भारत मिशन जो उसका सेकंड वाला पार्ट था उसमें की गई है। और इसी विजन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीम्स लाई जा रही है। एक स्कीम है गोबर धन योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपने गवर्नमेंट स्कीम्स वाले सेक्शन में पूरा करेंगे, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर, तो देखिए जो पुराना ठोस कचरे डंप होते हैं जैसे कि दिल्ली का गाजीपुर वाला एरिया, उनको खत्म करने की पहल के लिए जो है आंध्र प्रदेश में पुराने अपशिष्ट उपचार के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी है। यानी कि जो वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, ऐसी कोई योजना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेकर आई और केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है, इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है उसके तहत भी शहरों को कचरा मुक्त बनाने की योजना की बात की गई है। और हमारा एक लक्ष्य उसके तहत जो है, क्या है वो लक्ष्य जीरो डंप साइट है, ठीक है। इतना आप समझ गए आराम से। अब आ जाइए, देखिए कि जो परियोजना है इससे महत्व क्या होगा। देखिए, ये जो कूड़े के ढेर खड़े हो जाते हैं, ना सिर्फ ये एक शहर की खूबसूरती के लिए खराब होते हैं, बल्कि ये जो ढेर होता है ना, ये धीरे धीरे इससे जो केमिकल्स होते हैं, जो बुरे केमिकल्स होते हैं, वो लीच होकर जो आसपास की ज़मीन है उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं और ज़मीन के अंदर फिर ग्राउंड वाटर में जाकर ये
पानी को भी जो है दूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी वगैरह में जो है कुछ रसायन जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते वो बढ़ जाते हैं और हमारी हेल्थ पर जो है इसका गलत प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो आसपास की ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रह जाती, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसके अंदर जो दूषक होते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आसपास की नदियों जो तालाब जलाशय होते हैं उनको भी ये दूषित करता है। इसके अलावा इससे जो है हानिकारक गैसें रिलीज होती हैं, इन गैसों की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली कचरे के पहाड़ ना केवल वाटर पॉल्यूशन करते हैं, ना सिर्फ जो है आपका एयर पॉल्यूशन करते हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं, और ये किसी भी सिटी के लिए एस्थेटिकली भी प्लीजिंग नहीं होते। तो इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से और भी लाई गई है, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन या इस कचरे को यूज़ करके ब्रिक बनाने का एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जो भी बहुत शुरुआती चरण पे है, इस पर अभी काम किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कचरे से ऊर्जा का उत्पादन, इस पर भी जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद देखते हैं तारापुर नरसंहार, ये न्यूज़ में है। देखिए हुआ क्या था, 1932 में बिहार के तारापुर में अंग्रेजों द्वारा 34 स्वतंत्रता सैनी जो है मार दिए गए थे, और इन्हीं की याद में बिहार में एक शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा या मनाया गया था। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे और उसी कोशिश में ये जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था जो कि अमृतसर में हुआ था 1919 में, उसके बाद ये जो है हम अंग्रेजों के द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार था। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वो एक बहुत बड़े लेवल पे किया गया विनाश था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो शरणार्थी अधिकारों पर कानून का मसौदा। देखिए हाल ही में क्या कहा गया है कि भारत के पास रिफ्यूजीज को लेकर कोई इफेक्टिव पॉलिसी नहीं है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें ये चर्चा की गई कि भारत को इस तरह की कोई नीति लेकर आने की ज़रूरत है, तो इसीलिए न्यूज़ में है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो बुनियादी मानवाधिकार संरक्षण होते हैं इन पर चर्चा की गई, और साथ में कहा गया कि भारत को भी इस बारे में कुछ कदम उठाना चाहिए। बैठक के दौरान कहा गया है कि भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। देखिए कुछ समय पहले द हिंदू में शशि थरूर का एक एडिटोरियल भी आया था, जिसमें उन्होंने सेम मुद्दे पर बात कही थी कि एक रिफ्यूजी पॉलिसी जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक शरण एवं शरणार्थियों संबंधी मॉडल कानून बनाए हुए हैं, जिनको अभी तक जो है लागू नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन कोई विशेषज्ञ समिति जो है वो इनको फिर से रिव्यू करके इनमें जो जरूरी अमेंडमेंट है उनको करके, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ये जो मॉडल कानून बनाए गए थे दशकों पुराने हैं, तो इनको आज के टाइम के हिसाब से अपडेट करने की ज़रूरत है। तो भारत क्या कर सकता है, विशेषज्ञों का एक पैनल बना सकता है, वो पैनल इन मॉडल कानूनों को रिव्यू कर सकता है, जो भी चेंजेस हैं उनको करके इनको लागू किया जा सकता है। देखिए इस संबंध में कानून की आवश्यकता क्यों है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 रिफ्यूजीज को भी हमारे नागरिकों के समान ही अधिकार देता है, इसलिए उन अधिकारों की पुष्टि के लिए एक पॉलिसी या एक लॉ होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखते हैं शरणार्थियों को लेकर जो कन्वेंशन है अभी समय है वो क्या कहती है। तो देखिए रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 ये संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, एक बहुपक्षीय संधि है। ठीक है, इसके अंतर्गत शरणार्थी शब्दों को परिभाषित किया गया है, और साथ में शरणार्थियों की और शरणार्थियों को शरण देने वाले जो राष्ट्र हैं उनकी जिम्मेदारियों को भी इसके अंदर जो है बताया गया है। इसमें बताया गया है कि नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह से संबंधता या किसी राजनीतिक विचारधारा के कारण अगर किसी व्यक्ति का उत्पीड़न हुआ है और उस वजह से वो पलायन कर रहा है, तो उसके पास कुछ राइट्स जो है होने चाहिए। और ये भी बताया गया है कि किन लोगों को रिफ्यूजी देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि युद्ध अपराधी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर क्लियर की गई। तो ये जो रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 है इसको आप ध्यान रखिएगा।
फिर G20 शिखर सम्मेलन न्यूज़ में है, क्यों है? 2023 में इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा, इसलिए ये न्यूज़ में है, यही यहाँ पर बताया गया है। और देखिए 2023 का जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा उसका आयोजन भी भारत में किया जाएगा। तो इस सम्मेलन के लिए एक सचिवालय पर कार्य जो है भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी सारे मंत्रालय एक साथ मिलकर इस पर जो है काम कर रहे हैं। यहाँ पर उन G20 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं जो इस ग्रुप का जो है पार्ट है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रस्तावित G20 सचिवालय जो भारत की तरफ से अभी बनाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। ये क्या करेगा भाई? जो भी जानकारी चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए, तकनीक, मीडिया या फिर सुरक्षा संबंधी कोई भी पहलू है, उनके बारे में ये सचिवालय देखभाल करेगा। इसमें विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और जो अन्य संबंधित मंत्रालय हैं उनके कर्मचारियों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा मिलकर जो है काम किया जाएगा, ठीक है। G20 के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना बर्लिन में हुई थी और कब हुई थी? 1999 में हुई थी। देखिए जब पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट आया था और उसने जो है एक तरीके से पूरे विश्व को प्रभावित किया था, तो इस तरह के समूह की एक आवश्यकता महसूस की गई थी और फिर जो है इस ग्रुप का गठन जो है किया गया था, ठीक है। विश्व की जो हमारी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्था वाले देशों का ये एक समूह है और ये 85% वर्ल्ड GDP पर कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो G20 के बारे में आपने समझ लिया मैप, और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर देखिए G20 समूह की बैठक में गैर सदस्य देशों को मेहमान के रूप में बुलाया जा सकता है। अच्छा, एक याद चीज़ आपने रखनी है कि G20 का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, कोई परमानेंट सचिवालय नहीं है। कई बार क्या स्टेटमेंट आ जाती है कि G20 का सचिवालय यहाँ पर है, तो ये गलत हो जाएगा। दरअसल जो भी देश इसकी अध्यक्षता करेगा उस देश के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन कराए और उस अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम पर वो जो है जो भी ज़रूरतें हैं उनको एक सचिवालय के माध्यम से पूरा कराए। तो ये देखिए कैबिनेट अप्रूव सेक्रेटेरिएट फॉर 2023 G20 समिट, ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग आपके सामने रखी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिनो परियोजना, ठीक है। देखिए तमिलनाडु में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी कि न्यूट्रिनो को खोजबीन करने वाली एक वैधशाला बनाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा काफ़ी इसका विरोध किया जा रहा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताया है कि हम जो है इस ऑब्जर्वेटरी को, इस वैधशाला को अपने यहाँ नहीं बनवाना चाहते, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये बताते हैं ये कहाँ पे, जो मेथिकेतन पेरियार बाग गलियारा है, जो आपका टाइगर कॉरिडोर है, उसके साथ जो पश्चिमी घाट का लगा हुआ एरिया है, वहाँ पर इसको जो है प्रस्तावित किया गया था। देखिए न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के बारे में रिसर्च की जाती है। ये न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? देखिए पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अगर कोई कण पाया जाता है वो है फोटोन, जो कि प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद यदि कोई दूसरा कण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है न्यूट्रॉन, और ये इतनी ज़्यादा संख्या में है कि प्रति सेकंड करीब सैकड़ों बिलियन ट्रिलियन न्यूट्रॉन्स हमारे शरीर से ही पास हो जाते हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है और ये लिटरली किसी भी चीज़ के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको डिटेक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम इनके बारे में इतने कंसर्न क्यों हैं, क्यों एक हम जो है ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं? देखिए पृथ्वी की कोर तक पहुंचने वाला ये जो एक कण है, ये पृथ्वी के केंद्र के बारे में हमारी काफ़ी मौलिक जो आप कह सकते हैं प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा बहुत सारी जो उच्च ऊर्जा और परमाणु भौतिकी अनुसंधान से रिलेटेड कुछ मौलिक प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व जो है इसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे यही बताया कहाँ पे की जाएगी, तो पॉटीपुर विलेज है एक, कहाँ पे थेनी डिस्ट्रिक्ट में। क्यों किया जा रहा है इस ऑब्जर्वेटरी का जो है गठन, तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में एक न्यूट्रिनो बेस्ड रिसर्च लाई जाए उसके लिए। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो इस यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। हाईलाइट्स क्या है, तो 2 अंडरग्राउंड जो है एक तरीके से जमीन के अंदर गुफाएं बनाई जाएंगी जिसके ऊपर जो रॉक कवर होगा वो 1000 मीटर
किलोमीटर का होगा और जो टनल होगी उसकी लेंथ कितनी 2 किलोमीटर की होगी। ये आपको जो है कितने किलोमीटर की होगी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिनो क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व इसकी वजह से न्यूज़ में, वो टाइगर रिजर्व आपको याद होने चाहिए, और कितने टाइप के न्यूट्रिनो होते हैं और न्यूट्रिनो की डेफिनेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है और अभी ये न्यूज़ में रहेगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, श्री विल्लीपुथूर मेदमलाई टाइगर रिजर्व, ये जो एक महत्वपूर्ण वास है टाइगर्स का, ये देखिए न्यूज़ में है इसकी वजह से। और जो संभल और कोट्टाकुड़ी नदियां हैं, ठीक है, इनका जो जल विभाजन और जल ग्रहण वाला एरिया है वहाँ कहीं पर जो है ये पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे न्यूट्रिनो के बारे में बताया हुआ है। तो भारत में गैर त्वरक आधारित उच्च ऊर्जा और परमाणु भौतिकी अनुसंधान के लिए एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण जो है किया जा रहा है। कौन इसको लीड करेगा? तो जो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग और जो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो इसको लीड करेगा। ठीक है, देखिए 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, दूसरा होता है आपका टाउ न्यूट्रिनो और तीसरा होता है आपका म्योन न्यूट्रिनो। इनका मास देखिए नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो 3 टाइप्स के होते हैं। इनका जो द्रव्यमान है वो बेहद कम होता है और आज तक हम इनके द्रव्यमान को जो है पता नहीं कर पाए हैं। उसी के बारे में रिसर्च करके हम काफ़ी चीज़ों को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया हुआ है। फिर देखिए बॉडी वेस्ट पहाड़ियाँ, उसमें पोटेवोर्मिक भूमिगत प्रयोगशाला जो है बनाई जाएगी। इसके अलावा एक आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर का निर्माण भी जो है किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिनो क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, वो है कि ये शायद ही कभी कोई अभिक्रिया करते हैं, कोई रिएक्शन ये शायद ही करते हैं, इसीलिए इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। और कॉस्मिक रेज क्योंकि इनके साथ इंटरफेयर कर सकती है अगर ज़मीन पर लेबोरेटरी बनाई जाए, तो इसीलिए ज़मीन के अंदर जो है इनको डिटेक्ट करने के लिए लेबोरेटरी बनाई जा रही है। ठीक है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तारों में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, इनका उत्तर इनमें जो है छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। इसको ध्यान से जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हम्मास न्यूज़ में है। हम्मास क्या एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है जो फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना चाहता है, जिसकी वजह से इजराइल का विरोध करता है और इनके द्वारा बम हमलों और साथ में जो है और भी अन्य प्रकार के हमलों से जो है इजराइल में एक युद्ध की आप कह सकते हैं स्थिति छिड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये एक फिलिस्तीन इस्लामी आंदोलन है और उसका एक आतंकवादी संगठन है। यानी कि इस राजनीतिक और उग्रवादी संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए, ऐसी एक पहल ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई है और इसीलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि क्या है। फिर इसका गठन हुआ था 1987 में और उसने इजराइल के साथ जो है युद्ध छेड़ा हुआ है। तो जब कभी भी आपके सामने स्टेटमेंट आए कि हम्मास किस चीज़ से संबंधित है, तो देखिए फिलिस्तीन राज्य को सपोर्ट करने वाला एक उग्रवादी संगठन है जो इजराइल के साथ युद्धरत है। ठीक है, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए भारत की पहली जल टैक्सी सेवा, ये पिक्चर देखिए दिखाई गई है, ये शुरू की गई है कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है और ये सेवा नवी मुंबई क्षेत्र को मुंबई की मुख्य भूमि के साथ जोड़ेगी। 37 करोड़ की ये परियोजना है। अभी 3 जो है बेसिकली चलाई जाएगी। बेलापुर से फेरीघाट, ठीक है, फिर बेलापुर से एलिफेंटा गुफाएं और बेलापुर से JNPT जो है ये जो है जोड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, जो शोर अपशिष्ट प्रबंधन नीति, ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? जो आपकी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी है, बेसिकली इस एजेंसी ने ये कहा है कि भारत सरकार को जो सौर अपशिष्ट यानी कि जो सोलर वेस्ट है, इसके बारे में एक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। देखिए भारत अभी साले सोलर अपशिष्ट को जो ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, उसमें ही वर्गीकृत करता है, कोई अलग कैटेगरी नहीं है। लेकिन जो IRNA है वो कहता है कि जो सौर पैनलों के निर्माण से उत्पन्न होने वाला कचरा है उसके प्रबंधन पर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इन्होंने एक अनुमान लगाया है कि 2050 तक वैश्विक फोटोवोल्टिक कचरा 78 मिलियन टन तक जो है पहुंच जाएगा और भारत शीर्ष 5 फोटोवोल्टिक कचरे वाले देशों में से एक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो फोटोवोल्टिक कचरा होता है ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 2 लोकेशन हम डिस्कस करेंगे
जानेंगे मैप इन न्यूज़ में, क्योंकि ये लोकेशंस लगातार न्यूज़ में है। पहला जो है वो माली देश है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और सबसे गरीब देश है, और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने की वजह से और एक आप कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होने की वजह से लगातार ये न्यूज़ में रहता है। तो देखिए अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है वहाँ का माली ये लोकेशन पे कंट्री है। ये एक क्या है, देखिए लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, नेबर जो देश है उनके बारे में आप ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए फॉकलैंड आइलैंड, ये लगातार न्यूज़ में है, हमने पिछली बार भी इसको कवर किया था। तो देखिए ये जो अर्जेंटीना है इसके पास यहाँ पर कहीं इसकी लोकेशन पड़ती है, देन ये यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए जो ब्लाइंड आइलैंड है वो यहीं पर पड़ता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर ये बना हुआ है, और अर्जेंटीना इस पर अपना दावा जो है पेश कर रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये मैप इन न्यूज़ आप समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने संस्कृति चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।